अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तख्लीक की सलाहियत और क्रिएटिविटी के बारे में। इसके बारे में बात करना ज़रूरी क्यों हो गया आजकल के ज़माने में, क्योंकि हर एक के पास यूट्यूब है, हर एक के पास इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सिर्फ मैं यूट्यूब नहीं कर रहा, हर कोई कर रहा है आजकल यूट्यूब। तो कमोडिटी बन चुका है एक तरह से, हर चीज़ का बनाना और बनना। तो मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताऊँगा जिससे आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे। तो पहला जो मैं असूल आपको बताने लगा हूँ क्रिएटिविटी का, वो क्रिएटिविटी खुद ही है, क्योंकि आज तक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हमें कभी क्रिएटिव होना सिखाया ही नहीं, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी गलती है और हम किसी हद तक हमारी गलती खुद भी है। तो पहला पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग येस और नो पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हम आज तक स्कूल में यही सीखते आए हैं कि ये कॉन्सेप्ट येस है और ये कॉन्सेप्ट येस नहीं है, ये ठीक है और ये गलत है, बल्कि ऐसे क्रिएटिविटी नहीं की जा सकती। क्रिएटिविटी को करने के लिए जो सबसे पहला टूल है वो है कि बीच का रास्ता निकालना। बीच का रास्ता किस तरह निकाला जा सकता है, जैसे कि कोई बंदा सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात करता है तो वो एक आइडिया पे जाता है। जैसे अगर मैं ए और बी दो रास्ते लूँ तो ए और बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन बीच में से एक सी वाला रास्ता भी निकलता है। उस सी वाले रास्ते को हम क्रिएटिव आइडिया भी बोलते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा जो ज़्यादा मजाक करता है उससे ज़्यादा क्रिएटिव क्यों समझा जाता है, क्योंकि वो बीच वाला रास्ता निकालता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एक बंदा स्कॉटलैंड के अंदर रेलवे स्टेशन पे गया, उसने कहा कि आपकी एक घड़ी की टाइमिंग गलत है। उसने कहा भाई अगर हम सारी घड़ियों की टाइमिंग एक साथ रख लेंगे तो बाकी घड़ियाँ लगाने का क्या फ़ायदा। इस तरह एक बंदा था बूढ़ा, वो कहता है मेरी ज़िंदगी बहुत जहन्नुम हो चुकी है। साथ उसके साथ एक यंग लेडी बैठी हुई थी, तो उसने कहा कि भाई मुझे तो तेरी जन्नत लग रही है, ज़िंदगी जहन्नुम तो नहीं लग रही। देखा, एक सी रास्ता स्ट्रेट निकला। पॉइंट नंबर 2, द फॉर्मल टूल ऑफ लैटरल थिंकिंग। सोचने का अंदाज को मुख्तलिफ करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बात की कि एजुकेशन सिस्टम ने हमें गलत रास्ते पर डाल दिया, सही और गलत में, लेकिन हम सही और गलत से भी अलग अलग पॉइंट निकाल सकते हो। किसी भी आइडिया को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके काम आ सकता है। और हमारा जो माइंड है वो ऑटोमोटिव है, यानी वो ऑटोमोटिव इस तरह है कि वो चलता रहता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने टाई पहननी है, फिर ये लगाना, अगर ब्रेन इसी चीज़ों पे फोकस करता रहेगा तो 76 ईयर्स लग जाएंगे आपको कपड़े चेंज करते हुए। लेकिन आप ऑटोमोटिव पे होते हो तो आप जल्दी जल्दी पहनते हो, चलते हो, बस। तो लैटरल थिंकिंग के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको उस जगह से रास्ता निकालना पड़ेगा जिस जगह पे आप फंसे हुए हो। ये कैसे होगा? ये इस तरह होगा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको पीस ऑफ पेपर लेना है, पीस ऑफ पेपर में आपने बताना है कि मुझे ना ट्रैफिक को ठीक करना होगा, तो आप एक जगह लिखोगे कैसे ठीक किया जा सकता है और मुझे क्या फ़ायदे हासिल होंगे। तो ऐसे मैं इसको कैसे प्रोसीड कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रेन जो है वो भी पैटर्न में चलता है। जैसे हम लाइन में चलते हैं, इसी तरह ब्रेन भी लाइन में चलता है, वो भी बाइनरी ऑपरेशन करता है जैसे कि हमारा कंप्यूटर करता है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है। चलो आज अगर 7 मिल के सब्सक्राइबर होते कि जान लो। तो एक पीस ऑफ पेपर में हमने लिखा कि हमें ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा करना है और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो पहला जो होगा वो हमें नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं जो रोड पे चल रही हैं उन्हें कम करना होगा, अगर हमने रोड अच्छे करने हैं। दूसरा होगा कि हमने ट्रैफिक फ्लो को तेज़ करना होगा। अगर व्हीकल्स कम होंगी तब तो ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा होगा। और पार्किंग एरिया इंक्रीज करना होगा। ये 3 हमने पॉइंट्स ले लिए। हम इन 3 पॉइंट्स पे अगर अमल करें तो बिल्कुल दुनिया में ऐसा हो रहा है। सिंगापुर में अगर आप देखें उन्होंने रिड्यूस कर दिया ट्रैफिक को, किस तरह, हाई एंट्री रोल्स लगाकर व्हीकल्स की परचेज ही इतनी महंगी कर दी है कि बहुत सी व्हीकल्स रोड पे आ ही नहीं पाती। दूसरा होगा इंक्रीज ट्रैफिक फ्लो। इंक्रीज ट्रैफिक फ्लो में को अगर देखा जाए तो लंदन के अंदर फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्सीज और एंट्री रोल्स हैं कि गाड़ियाँ जो आती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव लोगों की आती हैं और वो फिर ठक जाती रहती हैं। ठीक है। और तीसरा हमें पार्किंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। पार्किंग को इंक्रीज करते ही हम बहुत सारी बसेस वगैरह, अगर आप देखें बाहर मुल्कों की सड़कों पे तो बहुत सारी बसेस और ट्रेन वगैरह भी इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक फ्लो को रिड्यूस करते हैं और बहुत सारी उसकी जगह से स्पेस बन जाता है। अगर मैं इसी पैटर्न को और आगे लेके जाऊं तो इस तरह करने से, मैं रिड्यूस ट्रैफिक करने से इशारों की पाबंदी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। और अगर हम उसके बाद अगले पॉइंट पे आए, नंबर ऑफ व्हीकल्स को फ्लो करवाना,
तो नंबर ऑफ व्हीकल जब फ्लो होंगी तो ट्रैफिक में लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छी जगह तरीके से पहुंच जाएंगे, और पार्किंग एरिया इंप्रूव होगा तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जैसी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी लोगों की तरह। तो देखा मैं किस तरह एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न और दूसरे पैटर्न से तीसरे पैटर्न पर पहुंच गया। पॉइंट नंबर 3, जजमेंट नॉट डिज़ाइन। कोर्ट लॉ ऑफ ऑर्डर हमें बताता है सही और गलत क्या है, और हम जो बुक्स पढ़ते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें भी लिखा होता है ये कॉन्सेप्ट लिखो और तुम्हें नंबर मिलेंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो दुनिया है वो आपको बार बार वही प्रॉब्लम नहीं फेंकती, वो दूसरे तरीके से दूसरी जगह से आपको मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स फेंकती है। ऑथर बात करते हैं कि जब हम बचपन में ड्राइंग वगैरह करते थे तो हम बहुत क्रिएटिव हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही हम लिखने वगैरह और जैसे ही अपर क्लासेस में आती है हमारी क्रिएटिविटी बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि पहले हमारा ब्रेन भी ड्राइंग बनाता ही है और जो भी सोचता है उसकी पहले ड्राइंग बनती है, फिर वो आगे प्रोसेस कर पाता है। तो जजमेंट नॉट डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें किसी भी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए और हमें उसको ड्रॉ करना चाहिए अपने माइंड के अंदर। लॉ ऑफ ऑर्डर सिर्फ सही और गलत पे फोकस करता है और हमें सही और गलत के ऊपर फोकस नहीं करना। हमें किसी को जज नहीं करना, क्योंकि उसकी जजमेंट भी किसी और कॉन्सेप्ट से ली गई है। ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग पे फोकस करना है और अपने डिज़ाइन को पेश करो दुनिया के सामने एक ड्राइंग की सूरत में कि मैं इसको कैसे ड्रा कर सकता हूँ पेज पे, और इसको रियल वर्ल्ड में भी वैसे ही ड्रा करो। बेशक आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आप एक इंजीनियर हो, जो भी हो, आप अपने काम को इस तरह नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अगर 1000 ईयर्स पहले की बात की जाए तो चाइना बाकी दुनिया यूरोप से बहुत आगे था, क्योंकि चाइना ने गन पाउडर भी ईजाद कर लिया था, पेपर भी चाइना में ईजाद हुआ है और बहुत सारी ईजादात चाइना में हो गई थी। लेकिन चाइना उस तरह मोनोपोली नहीं कर सका दुनिया पे जिस तरह यूरोपियंस ने किया, जिस तरह वाइट्स ने किया। वो इसलिए क्योंकि चाइना ने पॉसिबिलिटीज़ को देखना छोड़ दिया था। बेशक उन्होंने इजादात की, लेकिन वो उस इजादात को दूसरी दुनिया में नहीं इंट्रोड्यूस करवा सके, इसी तरह चाइना पीछे रह गया था। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, हमें पॉसिबिलिटीज़ को देखना चाहिए। पॉसिबिलिटीज तो इन्वेंशन लेके आती हैं। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको इस तरह में किया जा सकता है, इसको इस तरह में किया जा सकता है, तो दुनिया में इनोवेशन कहाँ होगी, क्रिएटिविटी किस तरह पैदा होगी? क्रिएटिविटी और साइंटिस्ट यही तो देखते हैं कि इसको इस जगह लाऊं, इसको इस जगह लाऊं, इसको इस जगह लाऊं, तो किस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक प्रोडक्ट को मिलाकर एक नई चीज़ दरियाफ्त कर सकते हैं। बेशक आप आइंस्टाइन को देख लो, उसकी जो थिंकिंग है वो भी एक इमेजिनेशन का ही नतीजा है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला को देखो, उसने अल्टरनेटिंग करंट बनाया, ठीक है। उसके बाद थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, 1000 टाइम वो फेल हुआ लेकिन वो हारा नहीं, उसने पॉसिबिलिटीज को देखा। अच्छा ठीक है, मैं फेल हुआ, मैं दोबारा खड़ा हूँगा, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 हैट्स। 6 हैट्स ऐसी हैं कि अगर आप इन हैट्स को यूज़ करते हो या इन हैट्स को अगर दरमियान में रखो तो आप बहुत ही अच्छा टीम वर्क कर पाओगे अपनी कम्युनिटी में। तो पहला जो पॉइंट है वो है ब्लू हैट। ब्लू हैट आप एक कंडक्टर की तरह समझ लें जो हर एक की पर्चियां लेता है कि तुम ये करो, तुम ये करो। ये एक मैनेजर पहन सकता है। दूसरी हैट आती है वाइट हैट। वाइट हैट है पेन और पेपर। पेन और पेपर लो और उसमें लिखो अपनी पॉसिबिलिटीज कि तुम दुनिया से क्या चाहते हो और तुम क्या आइडिया क्रिएट करना चाहते हो और इस आइडिया में क्या होगा और क्या नहीं होगा, कैसे होगा। उसके बाद आती है रेड। रेड आपको पता है कलर ऑफ फायर है, कलर ऑफ वार्मथ है, यानी गर्मजोशी का मुजाहरा करता है। तो इसमें आपने ये देखना है कि मैं लोगों के साथ कैसे मैनेज हो सकता हूँ, कैसे हल्ला गुल्ला कर सकता हूँ और एक्साइटमेंट ला सकता हूँ ताकि मेरी टीम बहुत अच्छी तरीके से काम कर सके। इसके बाद मैं बात करूंगा ब्लैक हैट की। ब्लैक हैट भी जरूरी है क्योंकि हर चीज के अंदर नेगेटिव्स होते हैं, तो ब्लैक हैट आपको बताएगी ये नेगेटिव है, इससे दूर रहो और इसको रखो, ये पॉजिटिव है, इस थिंकिंग में आपने ये करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ येलो हैट। येलो हैट मतलब ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब हर चीज के अंदर अच्छाई देखना, और ये हैट भी किसी भी कंपनी के अंदर बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि अगर हम येलो हैट को नहीं पहनेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हमने येलो हैट की बात की अभी ऑस्ट्रेलियंस की, अब हम बात करते हैं अपनी हैट यानी ग्रीन की। वैसे हमने अपने मुल्क को बड़ा डिग्रेड किया हुआ, लेकिन ग्रीन हैट बहुत ही अमेजिंग हैट है। देखो यूरोपियंस लिख रहे हैं उसके बारे में। ग्रीन हैट है कि आपको इस वेजिटेबल्स की तरह देख सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स का रंग भी ग्रीन होता है। प्लांट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, डायमंड्स को हम समझते हैं लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ ही ग्रीनरी है। तो ग्रीन हैट को हम यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ में, और ये पॉसिबिलिटी
का रंग है, और पॉसिबिलिटीज देखना और हर चीज में क्रिएटिविटी लाना, और इसको कलर ऑफ क्रिएटिविटी भी कहते हैं ग्रीन को। और देखें हमारे परचम का कलर भी ग्रीन ही है, देखो कितने लोग समझदार थे इसमें। अब आते हैं अपने पॉइंट पे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के बाद ही लोग अपने करियर को परस्यू कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 6 मेडल्स बताता हूँ। पहला मेडल है गोल्ड मेडल, जिसको सब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये वाला गोल्ड मेडल नहीं जिसको आप समझ गए, यानी ह्यूमैनिटी को देखना, इंसानियत को देखना। इस मेडल को हम ह्यूमैनिटेरियन मेडल कहते हैं। इसके बाद जो हमारा मेडल आता है वो है स्टील मेडल। स्टील मेडल मतलब आपको सॉलिड होके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना है, इसको हम कहते हैं स्टील मेडल। स्टील मेडल के बाद ग्लास मेडल। ग्लास मेडल आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इनोवेशन करना किसी भी चीज़ के अंदर, इसे हम कहते हैं ग्लास मेडल, और ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद आता है ब्रास मेडल, जिसको लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते ब्रास मेडल पे, लेकिन ब्रास मेडल हमें ये बताता है कि कोई चीज़ आपके नज़र में अहमियत नहीं रखती, लेकिन दुनिया की नज़र में उसकी बहुत अहमियत हो सकती है। सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल ऑर्गेनाइजेशन का मेडल होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूनिटी पैदा करनी है। उसके बाद है कौन सा मेडल? वुड मेडल। वुड मेडल को आप दे सकते हो इथोलॉजी की तरह कि इस पे कितना दम है। अब हम बात करते हैं परसेप्शन की। ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है। परसेप्शन, इदराक, शऊर, फहम फरासत, जो कि बहुत से लोगों में नहीं होती, इंक्लूडिंग मी। तो परसेप्शन की जरूरी है। परसेप्शन बहुत ही अहम पॉइंट है पूरी होल जो कन्वर्सेशन हमने की, क्योंकि फहम फरासत नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा था, तो उसके पास एक बड़ा कॉइन था और एक छोटा कॉइन था। तो वो हमेशा बड़ा कॉइन उठाता था, हालांकि जो छोटा कॉइन था वो $20 का था, लेकिन जो बड़ा कॉइन था वो सिर्फ $5 का था। लेकिन उसकी फहम फरासत में वो बड़ा था और वो हमेशा बड़े वाले कॉइन को उठाता था, हालांकि उसकी वैल्यू सिर्फ $5 की थी और जो छोटा वाला था उसकी $20 की वर्थ थी। लेकिन परसेप्शन को और भी बहुत तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। परसेप्शन और लॉजिक सिर्फ ये कहती है ये अच्छा है ये गलत है, लेकिन परसेप्शन इंसानों की कभी कभी दुरुस्त हो जाती है, कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाते हैं, हम इल्ज़ामात लगाने जैसे हो सकते हैं, लेकिन परसेप्शन कभी गलत नहीं होती। परसेप्शन आपके दिमाग में इसीलिए आती है कि आपको एक चीज़ गलत लग रही है, सही लग रही है, और ऐसे भी हो सकता है, ज़िंदगी ऐसे भी गुजारी जा सकती है। अब हम पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं अपने, और यह है क्रिटिकल थिंकिंग, जिस पे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा है और बहुत सारी चीज़ें खड़ी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग ये आपको बता दिया कि ये सही है या गलत है, कॉन्सेप्ट सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, इस पर क्रॉस लगा हुआ है, ये सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को मैं सिर्फ एक ब्रेक्स की तरह देखता हूँ, क्योंकि ब्रेक्स एक गाड़ी के अंदर ज़रूरी है, एक मोटर बाइक के अंदर ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक्स आपको आपके डेस्टिनेशन तक नहीं लेके जाएंगे, वो बस आपको रोकेंगे कि ये सही है गलत है, यहाँ पे रुक जा, गाड़ी को रोक ले, एक्सीडेंट होने वाला है। तो इसको आगे लेके जाने के लिए मैं पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्रिटिसिज्म को जज करो। अगर आपने मुझे डिसलाइक्स देने हैं बिल्कुल दो, क्योंकि मैं खुश होता हूँ डिसलाइक से भी। तो आपने क्या करना है कि इस इंजन को देखना है, क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए ब्रेक्स नहीं, इंजन की ज़रूरत है। और ये इंजन क्या है? पॉसिबिलिटीज़ का, क्रिएटिविटी का, जो कि आज तक हमारे एजुकेशन में मिसिंग रहा है। और आपने पॉसिबिलिटीज़ को देखना है और अपने इंजन को देखना है, जो कि आपको आगे लेके जाएगा, और ब्रेक्स तो सिर्फ आपको रोकेंगे कि यहाँ पे रुक जा, यहाँ पे ये कर, यहाँ पे वो कर। उसके बाद मैं बात करूँगा आर्ट और थिंकिंग की। ये हमारा पॉइंट नंबर 8 होने वाला है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर 8 क्या है कि आर्ट और थिंकिंग। आर्ट और थिंकिंग को क्रिएटिविटी में गिना जाता है हमेशा से। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो कोई म्यूजिशियन हमारे दिमाग में आता है, ठीक है, वो इतनी फिट शेयर लिखता है, यार क्या क्रिएटिव बंदा है। लेकिन क्रिएटिविटी को अगर हम देखें ना, तो क्रिएटिविटी जो आर्ट में है और म्यूजिक में है वो इमोशंस पे बेस्ड है, और इमोशंस इंसान के कभी भी चेंज हो सकते हैं। अभी मुझे बहुत प्यार आ रहा है, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी वजह से म्यूजिक को उस तरह क्रिएटिविटी के अंदर हम नहीं लेते। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट वगैरह भी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हम म्यूजिक से भी सुनते हैं। लीडरशिप और थिंकिंग हमारा लास्ट पॉइंट और 9वां पॉइंट। लीडरशिप और थिंकिंग, हम हमेशा किसी भी लीडर को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं परफेक्ट 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 लीडर है भाई, हमारा भाई बंदा है हमारा भाई, हमने तो इसी वोट देना है। तो लीडरशिप में अगर किसी का नाम लिया जाए तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे हम भूल सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूरोपियन ऑथर ये कहता है
कहता है जिस तरह मैंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थिंकिंग को देखा कि कोई भी लीडर ये नहीं देखना चाहता कि कोई लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने वर्सेस में कहते हैं कि 1 घंटे की थिंकिंग, सिर्फ 1 घंटे का सोचना किसी भी चीज के ऊपर 70 साल की इबादत और प्रेयर यानी नमाजों से बेहतर है। दूसरी जगह वो फरमाते हैं कि इंक जो है स्कॉलर जिससे लिखता है वो एक सोल्जर का जो खून है उससे ज्यादा बेहतर है। एक और जगह वो फरमाते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान शैतान के लिए इतना खतरा पैदा कर सकता है कि उतना 70 जो लोग हैं इबादत करने वाले वो भी पैदा नहीं कर सकते। 130 वर्सेस जो कुरान में है वो सिर्फ इसी थिंकिंग के बारे में है, पॉसिबिलिटीज के बारे में, कि दुनिया को दूसरे नजरिए से भी देखो, दुनिया को दूसरे नजरिए से भी जानो। कंक्लूजन क्या है इसका? हमने इस बुक में सीखा कि आज तक जो हमें सिखाया गया वो बिल्कुल फारग था। फारग इस वे में क्योंकि पॉसिबिलिटीज के बारे में सिखाया नहीं गया हमें। अगर आप किसी रिलीजियस घराने में पैदा हुए तो आपके लिए सिर्फ रिलीजन ही बहुत बड़ी चीज थी और आप हर चीज को बुरा कहते थे। ठीक है, रिलीजन हमें बहुत सी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन अगर हम दुनिया को बिल्कुल उसी ऐनक से देखना शुरू कर देंगे तो हम बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे। ब्यूटी भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नेचर भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो हमें दूसरी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना होगा। कि हमें दुनिया में भेजा इसीलिए गया क्योंकि हम इल्म हासिल करें, ठीक है, खाना पीना और बाकी चीजें तो जानवर भी कर लेते हैं, लेकिन अल्लाज़ी अल्लम बिल कलम, और कलम की कसम खाई कि इंसान को अगर किसी चीज में बरतरी हासिल है वो तो सिर्फ नॉलेज और पेन है। Thank you for watching this video. Take care.